वेलकम डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद अंकिता में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में। कल हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी का पहला लेक्चर दिया था, आज हम उसके दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, स्पर्म कैसे निर्माण होता है उसके बारे में देखा था। आज हम ये देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर स्पर्म की संख्या में कमी आ जाए या फिर स्पर्म काउंटिंग जो है वो पूर्णतः एब्सेंट ही हो जाए, या फिर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाए, या फिर गतिशीलता ना हो, तो उससे कुछ रोग होते हैं। उन रोगों के बारे में देखेंगे। तो 4 प्रकार के रोग हैं। पहला रोग है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया उस रोग को कहते हैं जहाँ पर स्पर्म जो है वो वीर्य के अंदर क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए। दूसरा रोग है नीरोस्पर्मिया। नीरोस्पर्मिया उस रोग को कहते हैं जहाँ पर स्पर्म क्या हो जाए? नॉन मोटाइल हो, यानी कि स्पर्म गतिशील ना हो, उसको क्या बोलते हैं? नीरोस्पर्मिया। तीसरा रोग होता है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया में ऐसे रोगी को कहा जाता है जिसकी स्पर्म जो है वो लेस मोटिलिटी शो करते हैं, गतिशीलता जो है वो कम दर्शाते हैं, क्योंकि स्पर्म को गति करके फीमेल ट्रैक तक जाना होता है। यदि स्पर्म कम गतिशीलता दर्शाएंगे तो वो फीमेल ट्रैक के यानी कि ओविडक्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर नहीं पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? रोग है, एस्थेनोस्पर्मिया। अगला हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया। यदि स्पर्म की काउंटिंग संख्या जो है वो निश्चित होनी चाहिए उतनी ना हो, यानी कि हम अगर बात करें व्यक्ति के सीमन के अंदर, वीर्य के अंदर 90% तो फ्लूइड होता है, 10% क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। यदि ये नंबर 10% से क्या हो जाए? कम हो जाए। यदि ये नंबर क्या हो जाए? 10% से कम हो जाए, तो इस प्रकार की समस्या को क्या बोला जाता है? ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। तो ये भी एक क्या है? रोग की स्थिति है। ठीक है, तो ये देखा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्पर्म की फर्टिलिटी के लिए, शुक्राणु की फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलिटी और मोटिलिटी के लिए एक फैक्टर जिम्मेवार होता है, जरूरी होता है, जिसका नाम है कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम जरूरी है किसके लिए? शुक्राणु की गतिशीलता के लिए और शुक्राणु की फर्टिलिटी के लिए। ठीक है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है स्पर्म की कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है योग्यता अर्जन। स्पर्म क्या करता है? अपनी योग्यता का अर्जन करता है, और ये योग्यता का अर्जन कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म क्या करता है? अपनी योग्यता का अर्जन करता है, ताकि वो क्या कर सके? शुक्राणु को, अंडाणु को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना है। इससे आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के प्रकार। डायरेक्ट बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर टाइप्स ऑफ स्पर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, टाइप्स ऑफ स्पर्म। देखिए, स्पर्म के जो प्रकार होते हैं वो फ्लैजिला के आधार पर बांटे गए हैं। किसके आधार पर? फ्लैजिला के आधार पर, फ्लैजिला यानी कि कशाब के आधार पर। और कशाब के आधार पर जो शुक्राणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड स्पर्म, और दूसरा प्रकार है नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। एक है फ्लैजिलेटेड और दूसरा कौन सा है? नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। ठीक है, 2 प्रकार हो गए। अब अगर हम बात करें फ्लैजिलेटेड की, तो फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, मोनोफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड, और तीसरा प्रकार है निडोन या बैटरी या कंजुगेटेड। पहला कौन सा है? मोनोफ्लैजिलेटेड, मोनोफ्लैजिलेटेड। दूसरा प्रकार है बाईफ्लैजिलेटेड। तीसरा प्रकार है कॉन्जुगेटेड स्पर्म। ठीक है, ये 3 प्रकार जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, मोनोफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड और कौन सा? कंजुगेटेड स्पर्म। मोनोफ्लैजिलेटेड जिसके अंदर केवल और केवल फ्लैजिला की संख्या क्या हो? कशाब की संख्या केवल 1 हो, ऐसे स्पर्म क्या कहलाते हैं? मोनोफ्लैजिलेटेड कहलाते हैं। जैसे रैबिट में एक ही कशाब होता है शुक्राणु के, इस तरह। ठीक है। दूसरा ह्यूमन, मनुष्य भी कैसा है? मोनोफ्लैजिलेटेड प्रकार का स्पर्म रखता है। बाईफ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें, बाईफ्लैजिलेटेड जिसके अंदर 2 फ्लैजिला पाई जाए, इस तरह
फ्लैजिला की संख्या क्या हो, 2 हो। इसका उदाहरण है ओप्सिन्स। क्या उदाहरण है, ओप्सिन्स। ओप्सिन्स को एक और नाम से जानते हैं टोड फिश, टोड फिश, ठीक है। ऑप्शंस और टोड फिश के जो शुक्राणु होते हैं वो 2 फ्लैजिला रखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा कॉन्जुगेटेड स्पर्म। कॉन्जुगेटेड स्पर्म में क्या होता है, इस तरह जो स्पर्म है वो आकर इस तरह जुड़ जाते हैं, ये इनके क्या होंगे, कशाप होंगे। तो इस तरह जुड़कर एक कंजुगेटेड संरचना बनाते हैं, इसको बोलते हैं निडोम या फिर बैटरी। क्या बोलते हैं, निडोम या फिर बैटरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है ग्रासहोपर, ग्रासहोपर या फिर जो इंसेक्टा का सदस्य है ग्रासहोपर, जो ग्रीन कलर का हम टिड्डा जिसको बोलते हैं वो। तो उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, निडोम या फिर बैटरी प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रकार हमारा कौन सा है, अगला नॉन फ्लैजिलेटेड। और नॉन फ्लैजिलेटेड ऐसे शुक्राणु जिनके अंदर फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है। उदाहरण है लोबेस्टर और एस्टेकस, एस्टेकस दोनों उदाहरण याद करने हैं। फ्लैजिला जिसमें एब्सेंट है लोबेस्टर, और दूसरा उदाहरण कौन सा है, एस्टेकस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे आगे हम पढ़ते हैं और इससे आगे हम oogenesis पे बात करेंगे। स्पर्म से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको 2 लेक्चर में दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए oogenesis, वही बात हमें याद रखनी है। जब भी शुक्राणु का निर्माण होता है किससे होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल पीजीसी से होता है। सेम उसी प्रकार से अगर अंडाणु का भी निर्माण होगा तो कहाँ से होगा, पीजीसी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से होगा। यानी कि oogenesis भी किससे स्टार्ट होगा, पीजीसी से, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होगा। अब एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि इस पीजीसी का ओरिजिन किस प्रकार होता है, यानी कि उत्पत्ति कैसे होती है। अगर हम बात करें पीजीसी किसकी, अगर हम पीजीसी में देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, एंडोड्रम से, उस हिसाब से हम बात करें कि पीजीसी की उत्पत्ति जो है वो किस हिसाब से हुई है। पीसीज और एम्फीबिया की बात करें, पीसीज और एम्फीबिया, इनकी जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है उनकी उत्पत्ति होती है मेसोड्रम से। कैसे होती है, मेसोड्रम से। 3 जर्म लेयर होती है ना, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। तो पीसीज और एम्फीबिया की जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, उसकी उत्पत्ति होती है मेसोड्रम से। और RAM, राम से याद रखोगे, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इनकी जो पीजीसी की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है, एंडोड्रम से होती है। किससे होती है, एंडोड्रम से होती है। ठीक है, पीजीसी चाहे टेस्टिस की हो चाहे ओवेरी की हो, हम उन पे बात कर रहे हैं। तो पीसीज और एम्फीबिया की मेसोड्रम से, और रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स की किससे उत्पन्न होती है, इसकी एंडोड्रम से उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें वही बात कि पीजीसी से हमें क्या बनाना है, पीजीसी से हमें गैमीट बनाना है। और कौन सा गैमीट बनाना है, हमें ओवम बनाना है। क्या क्या चीज़ें जरूरी है, हमें एफएसएच जरूरी है। क्या चीज़ जरूरी है, एलएच जरूरी है। क्या जरूरी है, विटामिन ए जरूरी है, विटामिन ई जरूरी है। इन सब की प्रेजेंस के अंदर पीजीसी से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। और कैसे बनेगा उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, 3 फेज होती है पीजीसी से गैमीट बनने की या गैमेटोजेनेसिस की। 3 फेज होती है किसकी, गैमेटोजेनेसिस की, गैमीट बनने की। पहली कौन सी, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेम वही बात है, लेकिन इसमें हम ग्रोथ फेज में बहुत कुछ सीखेंगे। ग्रोथ फेज। तीसरी फेज यानी कि 3 प्रावस्थाएं होती है बच्चों। पहली कौन सी, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी कौन सी, ग्रोथ फेज, और तीसरी फेज होती है वो कौन सी होती है,
मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। 3 प्रावस्था होगी। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल क्या करेगी, गुणा करेगी, कौन सा विभाजन करेगी, माइटोसिस डिवीजन करेगी और अपनी संख्या को क्या करेगी, बढ़ाएगी। ये लीजिए 2n कौन सा डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है माइटोसिस। तो माइटोसिस हो रहा है तो प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, सभी की सभी कैसी होगी, 2n होगी। ठीक है, इस तरह क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसे निर्माण करते करते ये जो 2n सेल बनाई है ये क्या कहलाती है, oogonia कहलाती है। पीजीसी ने मल्टीप्लिकेशन किया और पीजीसी के गुणन करने से यानी कि पीजीसी के माइटोसिस डिवीजन करने से क्या बनी, बहुत सारी सेल्स बने जिनको हम क्या कहते हैं, oogonia। अब इनमें से कोई एक oogonia अगली फेज में प्रवेश करेगी और अगली फेज कौन सी है, अगली फेज है ग्रोथ फेज। ये oogonia ग्रोथ फेज में आ गई। कौन है ये, oogonia कहाँ आ गई, ग्रोथ फेज में। बाकी oogonia इसको घेर भी लेती है चारों तरफ से, इनको बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल, ध्यान रखना। और इस पूरी संरचना को हम अंडवाही रज्जु बोलते हैं। इसको याद रहे तो ठीक है, वरना कोई ना, हमें इतनी चीज याद रखनी है कि ये कौन आई है, oogonia। और ये oogonia क्या करेगी, डिवीजन नहीं करेगी, ग्रोथ फेज में डिवीजन नहीं होता। ये क्या करेगी, ये अपने साइज को इंक्रीज करेगी और साइज को इंक्रीज करके ये बड़ी हो जाएगी और प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी, बढ़ क्या जाएगी, प्राइमरी oocyte बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्राइमरी oocyte। ध्यान देना कि जो oogenesis की ग्रोथ फेज होती है वो लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, आपको पता है कि भाई अंडाणु ओवम जो है वही बच्चे को आगे परिवर्तित करवाएगा और इसको बच्चे को परिवर्तित करवाना है तो इसको ऐसे एंजाइम भी रखने पड़ेंगे ताकि ये क्या कर सके, उन एंजाइम्स के द्वारा उस बच्चे को ग्रोथ दे सके प्रॉपर। तो वो एंजाइम इसके अंदर इकट्ठे होंगे तो समय लगेगा तो ये जो ग्रोथ फेज होती है ये गैमेटोजेनेसिस जो कि oogenesis की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या होती है, ये लंबी होती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब इसके अंदर जो ग्रोथ फेज है वो 2 प्रावस्थाओं से गुजरेगी। एक तो प्रीविटेलोजेनेसिस और एक होती है पोस्ट विटेलोजेनेसिस। इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रीविटेलोजेनेसिस या फिर विटेलोजेनेसिस, पोस्ट विटेलोजेनेसिस ना लिखो, सीधा विटेलोजेनेसिस लिखो। तो 2 प्रावस्था यहाँ पर हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं इतना बता देती हूँ कि यहाँ से ये बन गया और ये बढ़ते वक्त ये 2 प्रावस्थाएं आएंगी, प्रीविटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका आगे क्या होगा वो बता देती हूँ। प्राइमरी oocyte यहाँ आ गया, 2n है प्लॉइडी। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। और ध्यान दीजिए कि oogenesis के दौरान जो मियोसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन असमान होता है, समान डिवीजन नहीं होता। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, असमान विभाजन होता है। और असमान विभाजन होगा तो 2 सेल बढ़ेंगे, एक का साइज तो क्या होगा, बड़ा होगा। मियोसिस हो रहा है भाई, कौन सा हो रहा है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, कौन सा, मियोसिस, n। और एक सेल बढ़ेगी वो क्या बनेगी, छोटी बढ़ेगी, वो भी क्या है, n। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आगे एक डिवीजन और करवाएंगे, जिससे क्या बढ़ जाएगी, इससे बढ़ जाएगी ये 2n n और एक पोलर बॉडी और बढ़ जाएगी यहाँ। और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। ये भी क्या है, पोलर बॉडी है, ये क्या है, पोलर बॉडी है। ठीक है, तो इतना इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो जाता है। तो एक चीज ध्यान देने वाली है कि ह्यूमन के अंदर एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बढ़ता है और 2 पोलर बॉडी बढ़ती है। एक प्राइमरी oocyte से, कितनी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम 2 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो अब हम इन 2 प्रावस्थाओं पर चर्चा करेंगे, प्रीविटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ फेज होती है वो लंबी होगी। इस विटेलोजेनेसिस में और प्रीविटेलोजेनेसिस में क्या क्या होगा उन पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम किस पे बात कर रहे हैं? हम पीतक जनन पर बात कर रहे हैं, विटेलोजेनेसिस, या फिर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ फेज पे। ग्रोथ फेज भी किसकी? oogenesis। और ग्रोथ फेज जो होती है oogenesis के दौरान ग्रोथ फेज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रावस्थाओं में। एक तो प्री विटेलोजेनेसिस और एक क्या है? प्री विटेलोजेनेसिस, और दूसरी कौन सी है? विटेलोजेनेसिस। यानी कि एक में तो पित्तक बढ़ेगा और एक में पित्तक बनने से पहले क्या होगा, इन दोनों घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्री विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस को 2 भागों में हम बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो लिखेंगे चेंज इन साइटोप्लाज्म, चेंज इन साइटोप्लाज्म, और एक हम लिखेंगे चेंज इन न्यूक्लियस, चेंज इन साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्या लिखेंगे? चेंज इन न्यूक्लियस। और विटेलोजेनेसिस में हम किसकी बात करेंगे? पीतक जनन की बात करेंगे, पीतक के बनने की बात करेंगे। देखिए साइटोप्लाज्म में क्या चेंज हो रहा है? सबसे पहले तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा की जरूरत होगी तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर 3-4 परिवर्तन हो रहे हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है। पहला परिवर्तन, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल के बादल बनेंगे। और माइटोकॉन्ड्रियल बादल बनना प्राइमरी oocyte में पाया जाता है। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के बादल आपने देखा था कहाँ थे? स्पर्म के अंदर भी थे। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड किस में बनते हैं? स्पर्म के अंदर भी बनते हैं, और किस में बनते हैं? ओवम के अंदर भी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। ओवम के भी किसमें? सेकेंडरी oocyte के अंदर। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड बनेंगे, प्लस दूसरी चीज यहाँ पर कुछ संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी, प्लस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संख्या भी बढ़ेगी। किसकी संख्या बढ़ेगी? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम अपना ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं कि अपने आप में वो स्वायत्तशासी अंग है, क्योंकि उसके पास अपने खुद का डीएनए है। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसकी डीएनए की संख्या भी बढ़ेगी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ गई, डीएनए की संख्या बढ़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तीसरी चीज यहाँ पर क्या बढ़ेगी? यहाँ पर गोल्जी बॉडी के वेसिकल की संख्या बढ़ेगी, गोल्जी बॉडी के वेसिकल की संख्या बढ़ेगी। चौथी चीज यहाँ पर क्या बढ़ेगी? यहाँ पर ER में सिस्टर्नी की संख्या बढ़ेगी, ER की सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी जानते हो ना आप? ठीक है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी, सिस्टर्नी लंबी संरचना इस तरह, और उस सिस्टर्नी की क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। प्लस उस सिस्टर्नी पर राइबोसोम की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? राइबोसोम की संख्या बढ़ेगी। अब आपको पता है राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण की साइट। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये कुछ परिवर्तन जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ी, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की संख्या बढ़ी, तीसरा गोल्जी बॉडी के वेसिकल की संख्या बढ़ी, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी की संख्या बढ़ी, और राइबोसोम की संख्या बढ़ी। और राइबोसोम की संख्या बढ़ी तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण भी क्या हुआ? बढ़ गया। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, ये जो गोल्जी बॉडी की वेसिकल है, इस गोल्जी बॉडी की वेसिकल से एक चीज का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। याद रखना, क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। गोल्जी बॉडी से एक चीज बढ़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा रहता है, और ये क्या करती है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, निषेचन
निषेचन झिल्ली का निर्माण करती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये निषेचन झिल्ली क्या होती है। देखिए, निषेचन झिल्ली क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में और स्पर्म ना आ सके उनको पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जो होती है ये निषेचन झिल्ली, जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसका निर्माण होता है, जो कि किसको होता है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल से। गोल्जी बॉडी की वेसिकल से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बना और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या करता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है, जो कि किसको रोकता है, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक, ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सब परिवर्तन कब हुए, ये सब परिवर्तन चेंज इन साइटोप्लाज्म में हुए, साइटोप्लाज्म के भीतर हुए। कब, जब विटिलोजेनेसिस होना है, पीतक जनन होना है, उससे पहले हुए हैं ये सब। इसी कारण इसको क्या बोला है, प्री विटिलोजेनेसिस चेंज बोला है। ठीक है, नेक्स्ट परिवर्तन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट परिवर्तन है आपका कौन सा, विटिलो, ये जो चेंज इन न्यूक्लियस, क्योंकि हमने सिर्फ साइटोप्लाज्म में पढ़ा है ना। अभी अगला परिवर्तन देखिए किसमें हो रहा है, चेंज इन न्यूक्लियस। पीछे जो कैरेक्टर बताए वो सारे के सारे किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब जो परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर होगा। देखिए, सबसे पहले तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। और न्यूक्लियस का जब साइज बड़ा होगा तो ये एक आशनुमा संरचना बना लेगा, जिसको बोलेंगे जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क यानी कि क्या होता है कि न्यूक्लियस की साइज में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि इसे क्या बोलेंगे, ये वेसिकल के लायक हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको जर्मिनल डिस्क बोलेंगे। अब इनके अंदर, इस डीएनए के अंदर, इस न्यूक्लियस का जो डीएनए है, केंद्र के अंदर डीएनए होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब इसका जो डीएनए है वो क्या करेगा, बार बार अपना डुप्लीकेशन करेगा, कॉपी करेगा अपनी, और बार बार क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, बहुत सारी कॉपियां तैयार कर लेगा। और डुप्लीकेशन करेगा तो नंबर ऑफ डीएनए क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, डीएनए के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। डीएनए ने डुप्लीकेशन किया, जिससे डीएनए की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी, लेकिन न्यूक्लियस की संख्या नहीं बढ़ी, न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा है यहाँ पर सिर्फ डीएनए अपनी कॉपी तैयार कर रहा है, डीएनए की कॉपियां तैयार हुई, ना कि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो डीएनए की क्या होगी, कॉपियां तैयार होगी। यदि डीएनए की बहुत सारी कॉपियां तैयार हो जाए तो वो कुछ ना कुछ पैटर्न में सेट तो होगी, मतलब न्यूक्लियस एक है, डीएनए अनेक हो गए, तो अब उनको सेट होना पड़ेगा। अब वो सेट होंगे, जिस पैटर्न के अंदर वो सेट होंगे वो कहलाता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम प्राइमरी oocyte में पाया जाता है। किस अवस्था के दौरान लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण होता है, तो विटिलोजेनेसिस की जो अवस्था होती है, प्री विटिलोजेनेसिस की, यानी कि जो ग्रोथ फेज के अंदर जो प्रावस्था आती है, उसके अंदर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके अंदर इस प्रकार से ये क्रोमोसोम सेट हो जाएंगे। यहाँ पर डीएनए ऐसे लग जाएंगे, दिख रहा है ना, ये क्या हो गए, डीएनए सेट हो गए, यानी कि न्यूक्लियस तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज हो गए। इससे जो ये क्रोमोसोम बना है इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलेंगे। और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की खोज करता है फ्लेमिंग तथा रूकर्ट। फ्लेमिंग एंड रूकर्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की खोज किसने की, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की खोज फ्लेमिंग तथा रूकर्ट ने की। और इसमें पाए जाते हैं सेकेंडरी oocyte में पाए जाते हैं, ग्रोथ फेज के दौरान ये बनते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इस लैम्प क्रोमोसोम का, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का काम क्या है, तो इसका काम है पीतक बनाना। अरे पीतक में क्या होता है, पीतक में ये जो लेसिथल बोलते हैं, जिसको आप विटिलोजेनेसिस पीतक जनन के दौरान पढ़ते हैं, इनमें क्या है, इनमें प्रोटीन ही तो है, या तो प्रोटीन है, या इनमें लिपिड है, या फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, मैनोज कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, ठीक है। तो यही सब चीजें तो है, वो किससे बनेगी, वो डीएनए से बनेगी। डीएनए से कैसे बनेगी, देखिए ये लेफ्ट ब्रश क्रोमोसोम है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे डीएनए है। आपको समझ में आया ना, आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि साइटोप्लाज्म में जो चेंज होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल संख्या बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की संख्या बढ़ती है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल की संख्या बढ़ती है जो कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल बनाती है, प्लस ईआर की सिस्टर्नी की संख्या बढ़ती है जिस पर राइबोसोम रफ ईआर, तो जिस पर राइबोसोम की संख्या बढ़ती है जिससे प्रोटीन संश्लेषण की दर में भी क्या आती है, बढ़ोतरी आती है। और न्यूक्लियस का साइज चेंज, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, अब जर्मिनल डिस्क कहते हैं। प्लस किसका निर्माण होता है, लेफ्ट ब्रश क्रोमोसोम का निर्माण होता है जिसकी खोज फ्लेमिंग तथा रूकर्ट नामक साइंटिस्ट ने की, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास बहुत सारे डीएनए हैं। आपको पता है डीएनए में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हो अनुलेखन होता है। अनुलेखन से एमआरएनए बनता है। मान लीजिए 100% एमआरएनए बना, कितना प्रतिशत, 100%, और 100% में हम डिवाइड करते हैं 90% तो होता है एक्टिव, 90% एमआरएनए तो क्या होता है, एक्टिव। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ और डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन होने से 90% जो एमआरएनए बने वो तो एक्टिव है, और 10% जो एमआरएनए है वो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। वो क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। देखिए ये जो इनएक्टिव है इसका मतलब ये क्या करेंगे, इनएक्टिव होकर पड़े रहेंगे, और इनके ऊपर जैसे ये डीएनए है इसके ऊपर प्रोटीन का खोल भी बढ़ जाएगा और ये पड़े रहेंगे। इनको बोलते हैं इनफॉर्मोसोम्स, परिभाषा पूछी गई है, इनफॉर्मोसोम्स किसे कहते हैं, ऐसे एमआरएनए जो कि विटेलोजेनेसिस के दौरान बनते हैं, ग्रोथ फेज के दौरान बनते हैं और इनएक्टिव स्टेज में पाए जाते हैं, इनके चारों ओर प्रोटीन का खोल पाया जाता है, इनको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मोसोम्स आरएनए बोला जाता है। अब ये एक्टिव है 90%, तो ये एक्टिव रहकर क्या करेंगे, ये एक्टिव रहकर बच्चों ट्रांसलेशन में भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे, ट्रांसलेशन में। और जब ट्रांसलेशन में भाग लेंगे तो इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा प्रोटीन। अनुवादन में भाग लेंगे तो इनसे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब हमारा अगला स्टेज है विटेलोजेनेसिस, यानी कि पीतक जनन। विटेलोजेनेसिस या फिर हम पीतक जनन पर बात करेंगे। चलिए पीतक जो बनना है, पीतक किससे बनेगा, पीतक को कई चीजों कई नाम से जानते हैं, जैसे लेसिथल भी बोलते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना। पीतक को क्या बोलते हैं, लेसिथल बोलते हैं। इसका बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसका जो है कंपोनेंट्स जो है वो याद रखने। एक तो इसमें क्या होता है, लिपिड होता है। क्या होता है, लिपिड, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और इसके अंदर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का नाम स्पेशली पूछ लिया जाता है कि पीतक में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो मैनोज पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर बात करें तो कौन कौन सी, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ग्लोबिन प्रोटीन। लिपिड, फैट की बात करें, लिपिड या फैट की बात करें तो ये इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, फास्फेटिडिल कोलिन। नाम याद रखना है, पहचान याद रखनी है, कौन सी जो है वो पीतक के अंदर पाई जाने वाली फैट है, फास्फेटिडिल कोलिन। बस इतना याद रख लेना बहुत है। फास्फेटिडिल कोलिन और नेचुरल फैट जो है वो इसके अंदर पाई जाती है, फास्फेटिडिल कोलिन, प्रोटीन के तौर पर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, और कार्बोहाइड्रेट के तौर पर क्या पाई जाती है, मैनोज इसके अंदर पाई जाती है। ये क्या हो गया, विटेलोजेनेसिस हो गया, ठीक है। अब पीतक के कार्य क्या क्या है, पीतक के क्या क्या काम है, चलिए बताते हूँ। पीतक क्या काम करता है, आपने देखा ना कि ग्रोथ फेज में अंडे के अंदर पीतक बन रहा है,
और वो पितक क्या काम करेगा। चलिए देखिए बच्चों, पितक का पहला ही काम है लेसिकल के काम। पितक का पहला ही काम क्या है, जो oocyte है उसको फूड, या फिर जो बच्चा परिवर्तित होगा उसको क्या देना, फूड देना, भोजन देना। दूसरा काम है अंडे के प्रकार का निर्धारण करना। अंडे के प्रकार का निर्धारण पितक की मात्रा के आधार पर किया जाएगा। तीसरा प्रकार है विदलन के, तीसरा कार्य है विदलन को डिसाइड करना। विदलन को डिसाइड करना, पितक के आधार पर विदलन डिसाइड होगा कौन प्रकार का क्लीवेज हो रहा है। चौथा काम है अंडे की ध्रुवता, अंडे की ध्रुवता का डिसाइड करना। पांचवा काम है ब्लास्टुला के प्रकार को डिसाइड करना। ब्लास्टुला के प्रकार को डिसाइड करना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं पितक। जैसे जितनी पितक की मात्रा होती है उस आधार पर अंडे के कई प्रकार होते हैं, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, एलेसिथल, मैक्रोलेसिथल। तो उसके आधार पर अंडे में आगे ब्लास्टुलेशन भी होता है। तो इन सब की चर्चा ये होती है। तो पितक का कार्य क्या है, तो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना, अंडे के प्रकार को डिसाइड करना और विदलन को डिसाइड करना, अंडे की ध्रुवता को डिसाइड करना और ब्लास्टुला के प्रकार को डिसाइड करना। एक नियम याद रखना जो कि इसका नियम है बेल्फोर का नियम। अब यहाँ से आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए एक नियम है बेल्फोर का नियम। बेल्फोर का नियम क्या कहता है, बेल्फोर का नियम कहता है कि जो क्लीवेज है, जो विदलन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ योग, अमाउंट ऑफ योग की मात्रा की, योग की मात्रा की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए मैं एक अंडे के प्रकार से इसको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेंढक का अंडा है। किसका अंडा है, मेंढक का अंडा। मेंढक के अंडे में मान लीजिए यहाँ योग जो है वो कम है, यहाँ योग जो है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ योग क्या है, ज्यादा है। जहां पर योग ज्यादा है वहां पर बच्चों क्लीवेज जो है वो क्या है, कम है। जहां पर योग कम है वहां पर क्लीवेज क्या है, ज्यादा है। योग कम तो क्लीवेज ज्यादा, योग ज्यादा तो क्लीवेज कम। इसी आधार पर यहाँ पर जो है वो अंडे का एक्टिव पोल पाया जाता है, यहाँ पर अंडे का वेजिटेटिव पोल पाया जाता है, अलक्रिय ध्रुव पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोमर्स पाए जाते हैं। माइक्रोमर्स क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो डिवीजन है माइक्रोमर्स ये होंगे क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज ज्यादा हो रहा है। भाई कोई बड़ी चीज है और क्लीवेज ज्यादा करेगी, टूटेगी तो खंडों का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो खंड है वो क्या होंगे, छोटे होंगे, और यहाँ पर जो खंड है वो कैसे होंगे, मैक्रोमर्स होंगे, बड़े होंगे। यहाँ पर जो खंडों का साइज है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार का अंडा जो है वो मेंढक के अंदर पाया जाता है। बेल्फोर का नियम डायरेक्टली बताता है कि जहाँ पर योग की मात्रा कम है वहाँ पर क्लीवेज ज़्यादा है, और जहाँ पर योग की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर क्लीवेज क्या है, कम है। अब आपको समझ में आया ना कि विदलन के प्रकार को डिसाइड करेगा, अंडे के प्रकार को डिसाइड करेगा, फिर इसी से तो ब्लास्टुला का प्रकार डिसाइड होगा कि योग कितना है, उस आधार पर ही तो ब्लास्टुला बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे अंडे के प्रकार, इसके आधार पर किस प्रकार से अंडे के प्रकार डिसाइड होंगे उन पे बात करते हैं। चलिए कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक आप इसका स्किप मत करना। इस वीडियो का पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी आपके टिप्स पे याद हो जाएगी। छोटी मोटी बातें रहेगी जो किताबी ज्ञान से भी आपको आ जाएगी, थोड़ा किताब पढ़ोगे ना उससे भी आ जाएगी। बाकी मोस्टली मेजर जानकारी जहाँ से प्रश्न उठेंगे वो आप क्लियर कर लोगे यहाँ से। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ एग, देखिए अंडे के प्रकार जो है वो कई आधार पर डिसाइड किए जाएंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ योग की मात्रा के आधार पर अंडे के प्रकार। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ योग, डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ
योग के वितरण के आधार पर। तीसरा प्रकार हम देखेंगे अंडे पर कवच है या नहीं है, सेल के बेस पर, अंडे पर कवच के आधार पर, अंडे पर कवच है या नहीं है उसके आधार पर। और चौथा प्रकार है डेवलपमेंट के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। चार प्रकार देखिए, अंडे के प्रकार बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एग बढ़ रहे हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का, चाहे वो एमएससी के लिए ले लीजिए, चाहे वो बीएससी के लिए ले लीजिए। अंडे के प्रकार को बताइए। सबसे पहला प्रकार जो है अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर हम डिसाइड करेंगे अंडे कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हम योग के वितरण के आधार पर डिसाइड करेंगे कि अंडे कितने प्रकार के। तीसरा हम सेल या कवच के आधार पर डिसाइड करेंगे अंडे कितने प्रकार के होते हैं। चौथा हम अंडे के डेवलपमेंट के आधार पर डिसाइड करेंगे कि अंडे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रकार है अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, अमाउंट ऑफ योग के आधार पर मैं बताती हूँ आपको, अमाउंट ऑफ योग, योग की मात्रा के आधार पर पहला प्रकार है एलेसिथल प्रकार का पित्तकी प्रकार का अंडा। दूसरा है माइक्रोलेसिथल प्रकार का अंडा। तीसरा है मीजोलेसिथल प्रकार का अंडा। चौथा है मैक्रोलेसिथल प्रकार का अंडा। चार प्रकार हो गए, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल, चार प्रकार हो गए। देखिए, एलेसिथल में अधिकांशतः अपने कह देते हैं कि पित्त की मात्रा एब्सेंट होती है। एब्सेंट नहीं कहना, आपको क्या कहना है, नगण्य है, नगण्य, थोड़ी बहुत मतलब हो सकती है, नगण्य होती है, मतलब काउंटिंग नहीं होती। तो यहाँ पर पित्त की मात्रा क्या होती है, नगण्य है। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया, मनुष्य, रटना है ही नहीं, याद रह जाएगा कि मनुष्य में तो प्लेसेंटा बनता है, तो पित्त क्यों चाहिएगा, योग क्यों चाहिएगा डेवलपमेंट के लिए, नहीं चाहिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य उदाहरण हो गया। दूसरा हम बात करें माइक्रोलेसिथल है, जिसके अंदर जो है वो पित्त की मात्रा क्या है, बहुत कम है, माइक्रोलेसिथल। इसके अंदर सारे के सारे एटा वाले आ जाएंगे, एटा वाले जितने भी हैं, जैसे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। तीसरा इसमें आ जाएगा यूरोकोर्डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर एटा वाले उदाहरण याद रख लेना। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा, सारे के सारे अंडे कैसे होते हैं, माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल का मतलब होता है पित्त की मात्रा इनके अंडे के अंदर कैसी है, कम है। ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं, माइक्रोलेसिथल एग कहलाते हैं। ठीक है, अगला है मीजोलेसिथल। अगला कौन सा प्रकार है, मीजोलेसिथल। देखिए, मीजोलेसिथल का मतलब होता है मध्यम प्रकार का पित्त, ना तो ज्यादा है और ना क्या है, कम है। इस प्रकार के अंडे को क्या बोलते हैं, मीजोलेसिथल एग। और मीजोलेसिथल का उदाहरण हमें याद रखना है, सबसे पहले फ्रॉग बोले तो एम्फीबिया, और याद रख लेना एम्फीबिया को पसंद है स्पेशल प्रकार की मछलियां। तो ये मेंढक हमेशा अपने साथ किसको रखता है, डिप्लोई फिश को रखता है। किसको रखता है, डिप्लोई फिश को रखता है। यानी कि मीजोलेसिथल के उदाहरण कौन कौन से हैं, डिप्लोई फिश भी मीजोलेसिथल के अंदर ही आती है। और डिप्लोई फिश के अंदर कौन कौन सी, PNN से याद रखना, प्लान, ए नहीं लगाना, PLN लगा देना। P का मतलब है प्रोटोपटेरस, प्रोटोपटेरस। L का मतलब है लेपिडोसाइरम, N का मतलब है नियो, दिख रहे हैं ना, हाँ, नियोसिरोटोडस, नियोसिरोटोडस। ठीक है, पहला है प्रोटोपटेरस, दूसरा है लेपिडोसाइरम और तीसरा क्या है, नियोसिरोटोडस। ये सारी की सारी क्या है, डिप्लोई मछलियां हैं, यानी कि इसमें लंग्स और गिल्स दोनों पाए जाते हैं। इस प्रकार की मछलियां क्या कहलाती है, डिप्लोई मछलियां कहलाती है। देखो, इनको एक ऐसा याद रखना, ये तो पाई जाती है अमेरिका में, अफ्रीका में, AF ये पाई जाती है अमेरिका में, ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। देखो, ए सब में है, फिर ये कंटिन्यू अल्फाबेटिक वाइज है, AF, AM, AS। अफ्रीका में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। प्रोटोपटेरस अफ्रीका में पाई जाती है, लेपिडोसाइरम अमेरिका में पाई जाती है और नियोसिरोटोडस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। तो
ये जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, मीजोलेसिकल एग के उदाहरण है। ठीक है, एक वो साइक्लोस्टोमेटा और याद रखिएगा, इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा भी आते हैं, चक्राकार मुख वाले प्राणी भी आते हैं, पेंट्रामाइजोन और लैम्प्रे या फिर हैगफिश मिक्साइन जिसको बोलते हैं, मिक्साइन हैगफिश, ये सारे के सारे मीजोलेसिकल एग के उदाहरण हैं। ठीक है, यानी कि इनमें मध्यम प्रकार का पित्तक पाया जाता है। अगला है मैक्रोलेसिकल, जिनके अंदर पित्तक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर उदाहरण याद रखना, एक तो पीसीज में भी कौन सी मछलियाँ, देखो डिप्लोइड को छोड़कर जितने भी कॉन्ट्रिकटीज, ओस्टिकटीज, वो सारी। एक याद रखना है आपको इंसेक्ट, एक याद आपको रखना है प्रोटोथीरिया, एक याद रखना है आपको एवीज, एक याद रखना है आपको क्या, रेप्टाइल्स। ये सारे के सारे अंडे कैसे होते हैं, मैक्रोलेसिकल होते हैं। इन सब के अंडे के अंदर जो पित्तक की मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पहला प्रकार हमने क्या देखा, अमाउंट ऑफ योग की मात्रा के आधार पर जो पित्तक के अंडे के प्रकार है वो चार है, एलेसिकल, माइक्रोलेसिकल, मीजोलेसिकल और मैक्रोलेसिकल। एलेसिकल में नगण्य पित्तक है, माइक्रोलेसिकल में सारे के सारे कम पित्तक वाले हैं और एटा लगता है सबके आगे, माइक्रोएटा 2-3 बार बोलोगे चीज़ें याद हो जाएगी। इकाइरोडर्मेटा, हेलिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा इसके उदाहरण है। मीजोलेसिकल में एम्फीबिया को क्या पसंद है, स्पेशल मछलियाँ, डिप्लोइड पसंद है और साइक्लोस्टोमेटा चक्राकार मुख वाले पेंट्रामाइजोन और मिक्साइन पसंद है। तो ये सब इसके अंदर आएंगे। अगला है मैक्रोलेसिकल है, और मैक्रोलेसिकल जिनके अंदर पित्तक की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो पीसीज के अंडे में पित्तक की मात्रा ज़्यादा, इंसेक्ट के अंदर पित्तक की मात्रा ज़्यादा, प्रोटोथीरिया क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, एकेडिना, प्लेटिपस, एंटीटर, वो सब आते हैं। एवीज के अंदर पक्षी, इनके अंदर भी देखो मुर्गी सीधा जन्म लेती है ना, अंडे में से सीधी निकलती है, पित्तक से पूरा परिवर्तन लेके जन्म लेती है। और रेप्टाइल्स छिपकली का आपने अंडा देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के उदाहरण इसमें रहेंगे। ये पहला प्रकार हो गया हमारा अमाउंट ऑफ योग। दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है, दूसरा प्रकार है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ योग के वितरण के आधार पर। दूसरा क्या है, योग वितरण, डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ योग के वितरण के आधार पर अंडे दो प्रकार के हैं, एक तो होमोलेसिकल और एक क्या है, हेटेरोलेसिकल। एक तो कौन सा है, होमोलेसिकल, और एक क्या है, हेटेरोलेसिकल। ठीक है, हेटेरोलेसिकल के दो प्रकार हैं, टीलोलेसिकल और एक है सेंट्रोलेसिकल। एक तो क्या है, टीलोलेसिकल और एक कौन से है, सेंट्रोलेसिकल। ठीक है, देखो होमोलेसिकल का मतलब होता है कि अंडे में समान प्रकार से पित्तक का वितरण हो। पित्तक का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूटेशन है, वो समान प्रकार का। अब समान प्रकार का या तो जिसके पास कम होगा या फिर नगण्य होगा वही होगा। तो इसके तो उदाहरण है, एक तो एलेसिकल एग और एक इसका उदाहरण है माइक्रोलेसिकल एग। आप पीछे वाले देख लेना, कौन से माइक्रोलेसिकल है और कौन से एलेसिकल है। एलेसिकल में मानव आता है, माइक्रोलेसिकल के अंदर एटा वाले सारे आते हैं। अब हम बात करें हेटेरोलेसिकल, जिसके अंदर पित्तक का जो वितरण है अंडे के अंदर असमान हो, यानी कहीं पर पित्तक ज़्यादा है, कहीं पर पित्तक जो है वो क्या है, कम है। टीलोलेसिकल जिसके अंदर किसी एक गोलार्ध पर पित्तक ज़्यादा हो। गोलार्ध मतलब जैसे मान लो ये अंडा है और इसमें मान लो यहाँ ये गोलार्ध है, ये गोलार्ध ये है, या तो यहाँ पित्तक ज़्यादा हो या यहाँ पित्तक ज़्यादा हो, तो इस प्रकार के अंडे टीलोलेसिकल होते हैं। सेंट्रोलेसिकल जिसके अंदर पित्तक जो है वो बीच में ज़्यादा हो, बीच में यहाँ पित्तक ज़्यादा हो, तो फिर क्लीवेज का होगा, क्लीवेज यहाँ होगा। पित्तक में तो क्लीवेज होता ही नहीं है, क्लीवेज तो साइटोप्लाज्म में होता है, तो यहाँ पर क्लीवेज क्यों होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ये तो योग है, योग में क्लीवेज होता ही नहीं। मैंने आपको बेल्फोर का नियम बताया, योग की मात्रा जहाँ पर है वहाँ पर तो क्लीवेज होगा ही नहीं, तो फिर क्लीवेज कहाँ होगा, यहाँ क्लीवेज होगा, यहाँ क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो यानी कि पेरिफेरल क्लीवेज पाया जाता है। इसका सीधा उदाहरण याद रखना है, इंसेक्ट। कीटों में परिधीय प्रकार का, पेरिफेरल प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। टीलोलेसिकल के अंदर अगर हम
बात करें तो क्या होता है कि किसी एक गोलार्ध पर पित्तक की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें डिस्कोइडल एग, डिस्कोइडल मतलब जैसे हम बात करें एवीज का अंडा, जैसे हम बात करें रेप्टाइल्स का अंडा, ठीक है, जैसे हम बात करें प्रोटोथीरिया का अंडा। तो इनमें बच्चों क्या होता है, ऐसे मान लो अंडा है, इस पूरे अंडे के अंदर योग भरा हुआ है, यहाँ तक योग है, ये सारा क्या भरा हुआ है, योग भरा हुआ है। केवल ऊपर साइटोप्लाज्म, यहाँ डिस्क बच गई और इस डिस्क के अंदर क्लीवेज होता है, केवल इस डिस्क के अंदर। तो वो सब क्या होते हैं, डिस्कोइडल एग होते हैं, एवीज हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, और क्या हो गया, प्रोटोथीरिया, इसका एग्जाम्पल हो गया, याद रख लेना, एवीज, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरिया इसके आप उदाहरण है, ठीक है। एक होता है मध्यम गोलार्ध पित्तकी, ये तो है डिस्कोइडल गोलार्ध पित्तकी, और एक होता है इसमें मध्यम मॉडरेटली मध्यम गोलार्ध पित्तकी। ये जो आपने पढ़ा ना, ये डिस्क गोलार्ध पित्तकी यानी कि चक्रीकार गोलार्ध पित्तकी बोलते हैं इसको, और ये है मध्यम गोलार्ध पित्तकी, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर आता है एम्फीबिया का अंडा, किसका आता है, एम्फीबिया का अंडा, ये अंडा है, अंडे के अंदर यहाँ योग भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या होता है, योग की मात्रा कम है, तो यहाँ पर क्लीवेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एनिमल पोल और ये कौन सा पोल, वेजिटेटिव पोल, यानी कि इसके अंदर मध्यम गोलार्ध पित्तकी के अंदर जो भी अंडे आएंगे वो कैसे होंगे, मेजोलेसिथल प्रकार के होंगे। मेजोलेसिथल आपको पता है मेंढक को पसंद है डिप्लोई मछलियाँ, और मेंढक को पसंद है कौन, साइक्लोस्टोमेटा, तो वो सब मध्यम गोलार्ध पित्तकी। और डिस्कोइडल में कौन कौन होंगे, डिस्क बढ़ेगी ऊपर की तरफ और इस डिस्क में क्लीवेज होगा, और डिस्क को कौन करता है, एवीज करती है, रेप्टाइल्स करते हैं और प्रोटोथीरिया करते हैं। मुर्गी करती है डिस्क को, रेप्टाइल छिपकली करती है डिस्क को, प्रोटोथीरिया एंटीटर चिंटीकोर करता है डिस्क को। तो डिस्कोइडल ब्लास्टोला किसमें पड़ेगा, डिस्कोइडल एग किसका होगा, एवीज, रेप्टाइल्स और प्रोटोथीरिया का होगा, और इधर सेंट्रोलेसिकल किसका होगा, इंसेक्ट का होगा। ये दूसरा प्रकार है हमारा योग के वितरण के आधार पर, ठीक है। एक हमारा तीसरा प्रकार कौन सा था, तीसरा प्रकार हमने देखा सेल के आधार पर, कवच के आधार पर। देखो जिनमें कवच बढ़ता है वो तो है कवची अंडे या क्लीडोइक एग, और जिनके अंदर कवच नहीं बनता वो कौन से हैं, नॉन क्लीडोइक एग। जिनके अंदर कवच बढ़ता है वो तो क्लीडोइक है, और जिनमें नहीं बढ़ता वो नॉन क्लीडोइक। जैसे जो अंडे आप अपने आसपास देखते हो जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का घोल पाया जाता है, जैसे आपने रेप्टाइल्स का अंडा देख लो, आप इंसेक्ट का अंडा देख लो, आप मुर्गी का अंडा देख लो, उनके ऊपर क्या पाया जाता है, उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का घोल पाया जाता है। वो अंडे कैसे, कवचदार अंडे हैं, क्लीडोइक एग है। यदि उसके अंडे के ऊपर आप प्लास्टोपेरिस का लेप कर दोगे ना, तो क्या होगा, वो फिर अंडे फर्टिलाइज नहीं करेगा, वो अंडे जो है उसके अंदर जो जीव है ना वो मर जाएगा, जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो वो अंडे कौन से होते हैं, क्लीडोइक एग, जिसपे कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, लेकिन कवच पोरस होता है, छिद्रदार होता है, ठीक है। उदाहरण इंसेक्ट, एवीज, रेप्टाइल्स, इन सब के अंडे कैसे होते हैं, क्लीडोइक एग होते हैं। नॉन क्लीडोइक एग, तो इसके अंदर आप उदाहरण ले लेना ह्यूमन, और उदाहरण ले लेना मोलस्का, और उदाहरण ले लेना इकाइनोडर्मेटा या फिर सी अर्चिन का उदाहरण जो है वो आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रकार याद हुआ। चौथा प्रकार हमारा कौन सा है, क्लीवीज, या फिर चौथा प्रकार हमने देखा था इसके आधार पर, चौथा प्रकार डेवलपमेंट के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं, निर्धारी अंडे, डिटर्मिनेट अंडे, और अडिटर्मिनेट अनिर्धारी अंडे, दो प्रकार के अंडे हैं। एक तो अंडा कौन सा, निर्धारी अंडा, और दूसरा कौन सा है, अनिर्धारी अंडा। ऐसे अंडे जिनका भविष्य निर्धारित हो कि इस ब्लास्टोमियर से क्या बढ़ना है, यदि हम उस ब्लास्टोमियर को हटा दें, यदि उस ब्लास्टोमियर को हम यहाँ से हटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे बनने वाला जो ऑर्गन है वो या तो बनेगा नहीं या फिर अनपेक्षित होगा। तो ये अंडे कैसे होते हैं, निर्धारी अंडे, इनको मोजेक अंडे भी बोलते हैं। उदाहरण जितने भी प्रोटोस्टोमेट्स प्राणी है वो निर्धारी प्रकार का है, जिनमें डिटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज होता है, जिसमें माउथ की फॉर्मेशन ब्लास्टोफोर से होती है, हम निर्धारित बताते हैं। वो सारे के सारे कौन से हैं, वो
निर्धारित प्रकार के अंडे हैं डिटर्मिनेट, यानी कि प्रोटोस्टोमेट्स कौन से होते हैं, इकाइनोडर्मेटा से पहले वाले सारे के सारे, इकाइनोडर्मेटा से पहले वाले जितने भी हैं। अनिर्धारित इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कैरोडेटा, जिनका विदलन क्लीवेज निर्धारित ना हो, कौन से ब्लास्टोमीर से क्या बनना है ये भविष्य निर्धारित ना हो, इस प्रकार के अंडे क्या कहलाते हैं, अनिर्धारित अंडे कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अंडों के प्रकार पर भी चर्चा कर ली। कल के लिए मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, आप मुझे बताएंगे अंडे के प्रकार निर्धारित करके कि जैसे योग की मात्रा के आधार पर, जैसे मानो एक देती हूँ आपको मेंढक का अंडा, एक देती हूँ आपको मुर्गी का अंडा, दो प्रश्न दिए, मेंढक का अंडा और दूसरा प्रश्न कौन सा दिए, मुर्गी का अंडा। ये दोनों अंडे कैसे हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ योग के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर, कवच के आधार पर, और चौथा प्रकार कौन सा है, क्लीवेज के आधार पर, डिटर्मिनेट क्लीवेज है या एडिटर्मिनेट क्लीवेज है, उसके आधार पर इन दोनों अंडों के विभिन्न प्रकार बताएंगे। इन अंडों के किस प्रकार का जो निर्धारण रहता है वो सब आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, बाकी कल के लेक्चर के अंदर हम इसको सोल्व भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। डेवलपमेंट बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर यहाँ पर हमने दिया और पूरी डिटेल के अंदर हमने चर्चा की। इससे आपको जाहिर है कि फ़ायदा मिलेगा। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद अंकिता मैम के साथ। धन्यवाद स्टूडेंट।